आज हम हाँ। बात करेंगे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी टेस्टिंग की। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी टेस्टिंग, आई एम श्योर आप सब ने इस नीयत से कोई ना कोई रिसर्च कभी ना कभी की होगी, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होती क्या है और इसका एक बाकायदा स्टडी डिजाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताएं, आपने कभी कोई ऐसी स्टडी की है जिसमें आपने दो ग्रुप्स में किसी एक कंपाउंड को कंपेयर किया है और उसका रैशनल ये था कि मैं देखना चाहती हूँ कि इनमें डिफरेंट है, इनमें बायोमार्कर की तरह यूज हो सकता है कि नहीं। हैव यू एवर कम अक्रॉस और डन दी स्टडीज बाय योरसेल्फ? यस कहा था हुमा ने। हुमा, कैन यू टेल मी अबाउट दैट स्टडी? मैडम, मेरी एमफिल फिजियोलॉजी की स्टडी थी, उसमें हमने लेवल्स देखे थे विटामिन डी के। ओके। और उसको कंपेयर करके देखा था बिटवीन एस्थमेटिक्स इन हेल्दी इंडिविजुअल्स। राइट। एंड डिड यू, इज वाज वन ऑफ योर इंटेंशंस कि मैं बाद में विटामिन डी लेवल्स यूज हो सके फॉर व्हाट वर द टू ग्रुप्स, सीओपीडी, नॉन सीओपीडी? ब्रोंकियल एस्थमा इन हेल्दी। Okay, so maybe it could be did you think it could be used as a biomarker for additional diagnostic biomarker for asthma? ये कभी जहन में आया? जी बिल्कुल मैडम, ये जहन में आया था। और जब स्टेटिस्टिशियन से बात की थी तो स्टेटिस्टिशियन ने कहा था कि यू विल नीड टू अप्लाई अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट which is called an ROC curve. But right now, your study design does not support this rationale. If हम्म। you had wanted to do this, तो आप पहले करती। तो I then later on just kept it simple like a comparative study. हाँ, यही यही मेरा एग्जैक्टली पॉइंट था कि अभी भी जो स्टूडेंट्स अभी इसको देखेंगे, एमफिल वाले भी और पीएचडी वाले भी, आपका चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल हो, यू नो, इट कैन बी एन एंजाइम लेवल, इट कैन बी माइक्रो आरएनए लेवल्स, it can be RNA, messenger RNA expression. Again, it's better always to start off with a proper study design and then get what you really want out of it. Sometimes आपके जहन में ये नहीं होता, समटाइम्स आप सोच रहे होते हो कि हाँ, इसके बाद में डिफरेंस शो करने से आप का सिर्फ उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस फाइंड आउट करूंगा कि मे बी पहले ह्यूमंस में दिखाया कि इस चीज का डिफरेंस है और फिर एनिमल नॉकआउट मॉडल्स के साथ उसमें डिटेल पैथोफिजियोलॉजी चेक कर ली। इस केस में यू आर हम्म। नॉट गोइंग फॉर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, इस केस हम्म। में यू आर गोइंग फॉर पैथोफिजियोलॉजी। लेकिन अगर हमारे हम्म। माइंड में इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन है कि कल को इसके जरिए हमें डायग्नोसिस या प्रोग्नोसिस को फॉलो करने में हेल्प मिल सकती है, तो फिर हमारी स्टडी का नाम होगा डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी। ठीक है, तो हर स्टेटिस्टिकल टेस्ट में दो चीजें होती हैं, एक इफेक्ट साइज और एक सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस एक दफा 0.05 से कम हो गई तो बस वो टेस्ट वो एक्सेप्टेबल है, उससे फर्दर आप कमेंट नहीं कर सकते कि ये बेहतर है बायोमार्कर या वो जिसकी सिग्निफिकेंट 0.01 पे निकल रही। जिस चीज में कंपैरिजन होगा कि इन दोनों के एरिया अंडर कर्व, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, Specificity. पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ, जिससे आप एक सिंपल दो ग्रुप के कंपैरिजन वाली स्टडी को एक बहुत अच्छी क्लिनिकल एप्लीकेशन वाली स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सो बेसिकली डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडी क्या होती है? जब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, जो आपने बायोमार्कर सोचना है उसकी कोई तुक होनी चाहिए। जैसे अगर आपने हुमा विटामिन डी का सीओडीपीटी पे सोचा था तो इसमें कोई फिजियोलॉजी होनी चाहिए, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी के उसको फिर हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंट बायोमार्कर से ज्यादा एक्यूरेट भी है लेकिन डुएबल भी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी माइक्रो आरएनए को टीबी के डायग्नोसिस के लिए फॉरवर्ड करते हैं तो हमारे जनरल बेसिक हेल्थ यूनिट के सेटअप में हम एक कैसे एक्सपेक्ट, मतलब ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव बायोमार्कर हो जाएगा। अगर उस एक्सपेंसिव बायोमार्कर की जो है एक्सपेंस इतना ज्यादा है कि वो आम पब्लिक के एक्सेस पे भी नहीं है तो वो क्लिनिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। सेंसिटिविटी सिंपल है, ट्रू पॉजिटिव्स जिनको डिजीज है, आपने एक गोल्ड स्टैंडर्ड रूल से पता कर लिया कि उनको डिजीज है और आपके टेस्ट ने भी बता दिया कि इनको डिजीज है, ट्रू पॉजिटिव्स।
स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव्स, जिनको डिजीज नहीं है और आपके टेस्ट ने भी यही बताया कि इनको डिजीज नहीं है। बाद में पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, दे कोइंसाइड विद इट। फॉल्स पॉजिटिव वो हैं जिनको आपका टेस्ट कहता है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली वो पॉजिटिव नहीं थे, ये टेस्ट का एरर है, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव्स वो होंगे जिनको आपका टेस्ट कह रहा है कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली वो पॉजिटिव थे, ये टेस्ट की वीकनेस। लेकिन इंसान हमेशा सच्चा इंसान होता है तो वो ट्रू पॉजिटिव होता है। स्पेसिफिक इंसान जो लोगों की स्पेसिफिक बुराइयां निकालता है वो नेगेटिव होता है, तो वो ट्रू नेगेटिव होता है। इसे याद रह जाए। एफपीजी को करना चाहेगा वो सिर्फ इसलिए करना चाहेगा कि ये अगर इसकी उतनी ही सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है जितनी होमा यार की है, तो हमें हम ये इतना ज्यादा खर्चा क्यों करेंगे, हम एक सस्ता टेस्ट अवेलेबल कर दें पब्लिक को। तो इस वजह से किसी ने मे बी होमा यार या एलाइजा लेवल्स के जरिए डायबिटीज को डायग्नोज किया और फिर देखा कि कट ऑफ वैल्यू अगर 7 रख के कितने लोग 8 इंडिविजुअल्स जो थे 10 में से वो फिर आते थे इसमें कि उनको डायबिटीज है, और उनको डायबिटीज थी भी, और आपका टेस्ट भी कह रहे हैं उनको डायबिटीज है। तो ये क्या बना, ट्रू पॉजिटिव्स। लेकिन 2 लोग कट ऑफ वैल्यू के नीचे रह गए, यानी आपका टेस्ट कह रहे हैं इनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन एक्चुअली इनको डायबिटीज थी। ये क्या बन गए, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव। हम बेसिकली कंसर्न्ड है इससे, ट्रू नेगेटिव्स ट्रू पॉजिटिव्स एंड दीज वंस के जिनको डायबिटीज नहीं है और आपके टेस्ट ने उनको 70 में से 65 इंडिविजुअल्स को डायग्नोज किया कि उनमें डायबिटीज नहीं है। ट्रू नेगेटिव्स इसमें 65/70 है और ट्रू पॉजिटिव्स इसमें 8/10 है, ठीक है। तो ये फिर इसकी जो कट ऑफ वैल्यू, अगर हम कट ऑफ वैल्यू कंसिडर करें 7, कट ऑफ वैल्यू को भी बंदा ऊपर नीचे मूव कर सकता है, एक चूज करनी होती है आपने। लेकिन उसके साथ एक खतरा है। उसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक नई गाड़ी ली, किसने लास्ट नई गाड़ी ली, जब नई गाड़ी का बड़ा अच्छा अलार्म सिस्टम होता है, ठीक है, उस अलार्म सिस्टम की सेंसिटिविटी तो बहुत अच्छी होती है कि जब उसको चोर आएगा खोलने की कोशिश करेगा तो वो बोलना शुरू कर देगी, शोर मचाना शुरू कर देगी, मोहल्ला सर पे उठा ले। तो ट्रू पॉजिटिव्स को तो वो जरूर कैच करेगी, लेकिन बिल्ली भी गुजर जाएगी उसके पास से तो वो फिर भी बोलना शुरू कर देगी, यानी वो फॉल्स पॉजिटिव को भी चेक करना शुरू कर देगी। अगर आप अंदर से उसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम करते हो, तो हो सकता है ऐसा पॉइंट आए कि बिल्ली के गुजरने से वो ना बोले, लेकिन एक चालाक से चोर के भी गुजर के आराम से दरवाजा खोलने में वो फिर भी ना बोले। तो इन अदर वर्ड्स हमेशा ये होता है कि जब आप ट्रू पॉजिटिव्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, सेंसिटिविटी और को बढ़ाने की कोशिश करते हो, स्पेसिफिसिटी इफेक्ट होती है, और ये बैलेंसिंग एक्ट होता है कि आपने एक दरमियान में चूज करनी होती है वैल्यू, कट ऑफ पॉइंट, जिसमें आपके लिए सेंसिटिविटी, एक, वालेकुम सलाम, सेंसिटिविटी भी एक्सेप्टेबल है और स्पेसिफिसिटी भी एक्सेप्टेबल है। कितने ट्रू पॉजिटिव्स हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितने ट्रू नेगेटिव्स हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप बताओ किस डिजीज में आप थोड़े से फॉल्स पॉजिटिव बर्दाश्त करने को तैयार हो, क्योंकि आपको बहुत हाई सेंसिटिविटी चाहिए। ट्रू पॉजिटिव्स आपने बहुत इमरजेंसी है, आपने सारे ट्रू पॉजिटिव्स डायग्नोज करने हैं। ऐसी कौन सी डिजीजेस या टाइप्स ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं? COVID-19। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप ऑफ हो हुमा, आपका ऑडियो नहीं चल रहा था हुमा। मैंने कहा डेंगू हो सकता है, बिल्कुल जी, जो कोविड हो एपिडेमिक्स सकता हैं है। उसमें आप किसी को, चाहे कोई बेचारा गलती से हो जाए क्वारंटीन, लेकिन यू वांट टू कंट्रोल द डिजीज, उसमें आप कहते हैं कि सेंसिटिविटी मेरी ज्यादा हो, स्पेसिफिसिटी बेशक कम हो जाए, थोड़े से फॉल्स पॉजिटिव भी डायग्नोज हो जाए, लेकिन ऐसी भी कोई डिजीजेस हो सकती हैं जिसमें आप चाहते हो कि नहीं फॉल्स पॉजिटिव कम से कम हो। ये कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं? कम्युनिकेबल में HIV, एड्स। HIV की बात HIV ज़हन में एड्स आती वुड है। बी बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा एंड बिकॉज, या जैसे कैंसर्स वगैरह भी जिनमें ट्रीटमेंट इज वेरी हार्श, ट्रीटमेंट माइट किल द पेशेंट इटसेल्फ, राइट? तो वी डोंट वांट
true positive, false positive rates to be high in such a condition. और वो कुछ ऐसा होता है, उसकी शक्ल ऐसी होती है। ओके, तो ये आप देख रहे हो दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव रेट्स हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ना आपके डेटा के, उन सब को कट ऑफ पॉइंट्स बना के उनके अगेंस्ट ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव कैलकुलेट करता है। देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये तो अक्सर को पता होगा, मैंने थोड़ी सी क्लासेस भी ली हैं। ये SPSS का वेरिएबल व्यू है, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स एंटर किए हुए हैं, सीरियल नंबर स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें पेशेंट का आईडी है, इसको मैं एक नाम की तरह ट्रीट करूंगी, ये नॉमिनल है। बायोमार्कर 3 किस्म के एंटर्ड हैं, ये न्यूमेरिक हैं, इनकी विड्थ इतनी करने की जरूरत नहीं मुझे, 5-6 भी काफी हैं। का आप वेरिएबल बनाएंगे डिजीज प्रेजेंस, सो 1 इज हेल्दी कंट्रोल, 2 इज डिजीज्ड। इस बेसिस पे हमने थोड़ा सा डेटा एंटर कर दिया, ये फेक डेटा है। अभी आप देख सकते हो सीरियल नंबर इन असेंडिंग 1 से लेके ये हमारे पास 100 तक वैल्यूज है और 3 बायोमार्कर्स है। हर बायोमार्कर की ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये बायोमार्कर हंड्रेड्स में है और ये डिजीज्ड एंड नॉन डिजीज्ड, डिजीज्ड और हेल्दी कंट्रोल्स जो हैं वो की डिवीजन हुई हुई है। अब मेरा मकसद ये है कि ये जो भी डिजीज है मैंने देखना है कि इसके लिए पहले मैं आपको बनाने के लिए एक बायोमार्कर बना के दिखाऊंगी और उसके बाद दिखाऊंगी कि तीनों को कैसे बनाते हैं, और एक बना के मैं सिर्फ उसका आपको वो शेयर करूंगी कि ये ग्राफ किन कोऑर्डिनेट्स के जरिए बनता है और हम कट ऑफ वैल्यू कैसे चूज करते हैं। सो आई चूज बायोमार्कर नंबर 2। सो एनालाइज, सबसे नीचे आरओसी कर्व, आई जस्ट टू चूज बायोमार्कर नंबर 2। इसको भी मैं दोबारा एंटर करती हूँ, डिजीज प्रेजेंस। मैंने डिजीज को वैल्यू दी 1 और 2 थी, 1 थी हेल्दी कंट्रोल्स। अगर मैं प्रोटेक्टिव बायोमार्कर के बारे में कर रही हूँ तो मैं हेल्दी कंट्रोल्स को स्टेट वेरिएबल बनाऊं। अगर मैं वो बायोमार्कर जो डिजीज इंडिकेट कर रहा है उसको टारगेट कर रही हूँ तो फिर मैं डिजीज स्टेटस को बायोमार्कर बनाऊंगी, विच इन दिस केस इज 2। आरओसी कर्व को भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ मैं, डायगोनल लाइन को भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ, स्टैंडर्ड एरर कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को भी मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को भी डिस्प्ले करना चाहती हूँ। इन कोऑर्डिनेट पॉइंट से ही हमें अपनी कट ऑफ वैल्यू मिलेगी। अब आप देखोगे इस आरओसी कर्व में ये इस फेक डेटा का आरओसी कर्व बना है, ये सेंसिटिविटी है यानी ट्रू पॉजिटिव्स और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी होती है फॉल्स पॉजिटिव्स। अब दरमियान वाली लाइन जो है वो बिल्कुल 45 के एंगल पे है, मीनिंग इसमें इस पॉइंट पे ट्रू पॉजिटिव भी उतने ही डायग्नोज कर रहा है और ट्रू फॉल्स पॉजिटिव भी उतने डायग्नोज कर रहा है। जो भी पॉइंट ले लो ये उतने ही ट्रू पॉजिटिव डायग्नोज कर रहा है और उतने ही फॉल्स पॉजिटिव डायग्नोज कर रहा है। तो जो अगर तो लाइन हमारे इस डायगोनल पे फॉल करे तो उसकी कोई प्रिडिक्टिव कैपेसिटी नहीं है, गई है। कई दफा इससे भी बहुत ऊपर जाती है। जो भी मैं टेस्ट पब्लिश करा रही हूँ मैं उसका आपको दिखाती हूँ आरओसी कर्व, वो लाइन बिल्कुल इस तरह जाती है, बड़ा बड़ा ब्यूटीफुल सा आरओसी कर्व है उसमें। दिस इज द कर्व, राइट। अब यहाँ पे ये जो है ना, जितना ज्यादा अब ये तो हमें पता है कि ये जो डायगोनल लाइन है इसके नीचे 50% ऑफ द एरिया है। 50% को ये ट्रू डायग्नोज करेगा, 50% को ये फॉल्स पॉजिटिव करेगा, 50% को ये ट्रू पॉजिटिव करेगा। ये बेकार है। लेकिन 50% से जैसे जैसे एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जाता है, मसलन इसका बढ़ रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो एरिया अंडर द कर्व है। बेसिकली इस बॉक्स का एरिया जो आपकी लाइन के नीचे आता है, ये ग्रीन लाइन स्टैंडर्ड डायगोनल लाइन है जो हमें कंपैरिजन के लिए देता है SPSS, और ये ब्लू लाइन जो है ये हमारे डेटा पर मबनी लाइन है, ठीक है।
ये नेक्स्ट जो है आपका, ये बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। इस बॉक्स में आपको बता रहा है कि एरिया अंडर द कर्व इज 0.672 यानी 67.2, विच इज जस्ट शॉर्ट ऑफ फेयर। 70 अबव से आपका फेयर टेस्ट डायग्नोज होता है। मैं बाकी बायोमार्कर्स पे भी आऊंगी। सो इट्स अ फेयर टेस्ट, but it's statistically significant, so we can report it. Maybe we can sample more, check for outliers, remove the outliers and then do the testing again. Maybe तब हमारा एरिया बेहतर हो जाए, लेकिन अभी ये हमारा एरिया 67.2% है। 70 to 80 is considered fair, 80 to 90 is considered good, 90 plus is considered an excellent test. ठीक है? Or lekin they can only be considered if they are significant. So the test is significant. Area under the curve is not sufficient. Maybe for the next, इसमें आप discussion में लिख सकते हो कि for the next research, may authors can further tighten up their inclusion and exclusion criteria for their research, and and perhaps increase the sample size more. इस तरह का comment आप कर सकते हो। नीचे अगर हम मजीद आए तो ये देखो, ये 100 वैल्यूज हैं, ये जो आपकी वैल्यूज हैं, आपने अपने ये जो एंटर की हुई थी ना स्पेसेस में, ये वही वैल्यूज हैं। एचपीएसएस हर वैल्यू के लिए ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट कैलकुलेट करता है, हर वैल्यू के। सो एट 66 100% ट्रू पॉजिटिव्स तो हो जाएंगे, लेकिन 100% फॉल्स पॉजिटिव्स भी होंगे। 68 पे, अच्छा अब कहीं और है, 98 पे 712 का मतलब होता है 71.2%। 71.2% will be true positives, 56.1% will be false positives, which I'm thinking are quite high. I would like, अगर मुझे ये टेस्ट अपनाना ही है, so perhaps I might go for, अब this is a clinical decision based on your circumstances, based on the kind of disease you are dealing with, कि maybe I want to do this. 107.5 की मैं कट ऑफ वैल्यू देना चाहूँ, जिसपे ट्रू पॉजिटिव्स जो हैं वो 67.8% हैं और फॉल्स पॉजिटिव्स 43.9%। फॉल्स पॉजिटिव जो हैं केसेस, उनको हमने मिनिमम पे नहीं हमें रखना होगा, जैसे लाइक ये जो 123 के अगेंस्ट है 0.244 वाला, 123 के अगेंस्ट है या पॉइंट, हाँ 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 बिल्कुल, मैंने भी गौर से, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, दैट्स गुड, दिस इज बेटर। वो आपने अच्छी तरह स्टडी करना होगा ना, बट यू राइट, दिस इज बेटर। एनालाइज आरओसी कर्व, इसमें आप सारे डाल दो, ये 1 और 3 भी डाल दो। ओके, मैं आपको रियल डाटा भी दिखाती हूँ। तो ये तो 50% के आसपास ही घूम रही है ग्रीन लाइन, तो ये बायोमार्कर तो बिल्कुल डिस्टिंग्विशिंग वैल्यू नहीं रखता। 2 जो है हमने पहले देखा था सिग्निफिकेंट है, लेकिन 70 से कम है। लेकिन ये जो लाइट ब्राउन किस बड़ी लाइन आ रही है, ये हमें देखने से ही पता चल रहा है, जो सीरम बायोमार्कर 1 है, कि इसका एरिया अंडर द कर्व अच्छा है। तो लेट्स सी कि इसका एरिया अंडर द कर्व सीरम बायोमार्कर लेवल का, यस। अब आप देखो 67.2 उसका था जो हमने पहले किया था, दैट वाज बायोमार्कर 2। बायोमार्कर 3 जो हमें देखने से पता चल रहा है कि 50 के आसपास घूम रहा है, दैट इज 41.5। लेकिन सीओ बायोमार्कर लेवल 1, जो बायोमार्कर 1 हमारा था, उसके लेवल, उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो 89.2 है, यानी ऑलमोस्ट एक्सीलेंट पे पहुंचा हुआ है। It's almost an excellent biomarker which is highly significant, less than 0.001। और ये हम इसमें तो हम फिर इसकी अब अगर देखें कट ऑफ वैल्यूज, तो हम ज्यादा क्लियरली डिफाइंड हो। ये वो अच्छे वाले बायोमार्कर की कट ऑफ वैल्यूज हैं। नाउ लेट्स स्टडी देम एंड सी के मैं इसमें कहाँ तक जा सकती हूँ। रिपोर्ट क्या क्या करना होता है? रिपोर्ट हमने करना होता है एरिया अंडर द कर्व। इस केस में अगर सपोज ये बायोमार्कर 1 हम कहेंगे, ऑफ द 3 बायोमार्कर्स, बायोमार्कर 1 शोड द मोस्ट प्रॉमिस, shows the most promise,
It has an area under the curve of 89.2% at a p-value of 0. less than 0.001. Brackets confidence interval इधर से लेके इधर तक. And we propose, हम word use करेंगे propose का. Propose a cut off value of, value है 95 milligram per deciliter. We suggest a cut off value of 95 milligram per deciliter at which sensitivity is 89.8% and specificity क्या होती है? ये आपको पता है ना, जो false positive हैं, that is 1 minus specificity. तो इसको आपने 100 से माइनस करना है. 88 बन जाएगा. स्पेसिफिसिटी 88 बन जाएगी. 1 माइनस स्पेसिफिसिटी ये शो कर रहा है क्योंकि ये आपको ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव के नजरिए से दिखा रहा है. लेकिन जब हम इसको पेपर में रिपोर्ट करेंगे, हमने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी रिपोर्ट करनी है. सेंसिटिविटी इज द ट्रू पॉजिटिव, लेकिन इसको 100 से माइनस करके हमें स्पेसिफिसिटी पे लाना है जो कि 88. एक पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और एक डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी. ये मैं आपको शेयर करती हूँ एक और स्क्रीन. ये हम ऑनलाइन कैलकुलेटर से आराम से कर सकते हैं. हमारे डाटा से कैलकुलेट हो जाएंगे. जो हमें एडिशनल डाटा चाहिए फॉर calculation of positive predictive value, negative predictive value and the diagnostic accuracy of the test itself, वो है prevalence. ये एक वेबसाइट है जिसपे इन्होंने कहा है कि आप सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी डाल दें और प्रेवलेंस, तो ये आपको पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कर देंगे, क्योंकि ये बेसिकली इक्वेशन है जिससे पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट होती है. तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसमें कैलकुलेट कर देंगे. इसी तरह ऑनलाइन ही आप लिखें ऑनलाइन कैलकुलेटर फॉर नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ऑनलाइन कैलकुलेटर फॉर डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी यूजिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, तो वो ऑटोमेटिकली कर देते हैं. सेंसिटिविटी आपके पास आ गई, स्पेसिफिसिटी आपके पास आ गई. प्रेवलेंस हमारे पास बहुत कम डिजीजेस की होती है. जो मैंने अभी पेपर लिखे उसमें मैंने क्या किया है कि जो भी लेटेस्ट रिपोर्टेड लार्जेस्ट माइग्रेन की स्टडी थी, वो माइग्रेन पे पेपर है, उसमें से मैंने देखा कि उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है. उनका 300 प्लस का सैंपल था और उन्होंने रिपोर्ट की फ्रीक्वेंसी 30%. तो मैंने फिर उसमें लिखा ये पेपर में कि a proper epidemiological study reporting prevalence has not been conducted in Pakistan yet. However, considering the frequency of this disease as reported by Flana et al., I calculated the positive predictive and negative predictive values and the diagnostic accuracy. So suppose prevalence 30% है, sensitivity इस data की मुझे नहीं याद 88 थी, specificity 88 थी, तो 88 हो गया. तो ये आपको positive predictive value कैलकुलेट 51.13 पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू कैलकुलेट कर देगा. ये सारा वो है, यानी थ्योरेटिकल है. ये एक और वेबसाइट है. सारी चीजें जो है ये अवेलेबल हैं. अब इसका मैं चाहती हूँ ये आप एब्जॉर्ब करो जो कुछ मैंने सिखाया है. अगर आपके पास ये डाटा और अपना कोई पुराना ऑलरेडी मौजूद है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो. मैं ये जो मेरा मॉक डाटा है ये मैं आपको लिंक ये भी फॉरवर्ड कर देती हूँ. ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करते रहो और या अपना कोई डाटा पुराना निकाल लाओ. और अगले जो हमारा क्लास होती है उसमें मैं आपको एक्चुअली वो पेपर लिखने का भी एक क्राइटेरिया है, स्टार्ड क्राइटेरिया, विच STARD. ये सारे इसमें हर एक का कोई मतलब है, लेकिन जैसे RCT का है ना, कौन सा क्राइटेरिया, कॉन्सर्ट क्राइटेरिया है RCT का. इसी तरह केस कंट्रोल स्टडी का ये बाकायदा आपकी इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनी हुई है चेक बॉक्सेस के साथ, जो आपके इंटरनेशनल रिव्यूअर्स यूज करते हैं जब वो आपके ये पेपर्स या थीसिस चेक करते हैं. तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और उसकी बेसिस पे बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं आप. ठीक है, कोई क्वेश्चन?